जून 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अमेरिका के खुफिया विभाग के अधिकारियों की नज़र भारत में बैठे एक व्यक्ति पर थी। उन्हें शक था कि ये व्यक्ति अमेरिका में खालिस्तानी नेता और आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होता उससे पहले ही कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पन्नू के दोस्त और एक दूसरे आतंकवादी हरदीप सिंह नज्जर की हत्या हो गई। कनाडा की सरकार ने इसका इल्ज़ाम भारत के सिर पर मढ़ दिया। जब यह आरोप लगाया गया तो न कोई सबूत दिए गए, न कोई सुनवाई हुई। भारत ने भी इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा अपने यहाँ खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रहा है। कनाडा ने इसका खंडन किया। दोनों देशों में तनाव इतना बढ़ा कि पिछले हफ्ते दोनों ने एक दूसरे के राजनयिकों को अपने यहाँ से निकाल दिया। भारत ने तो यहाँ से जाने के लिए कहा उन्हें। लेकिन इस कहानी में कुछ नए सफ़े अब जुड़ गए हैं। जो इल्ज़ाम कनाडा लगा रहा था, वैसे ही स्वर अब अमेरिका के भी उठने लग गए हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि भारत सरकार के साथ काम करने वाले एक अधिकारी ने जून 2023 में पन्नू की हत्या की कोशिश की, प्लानिंग की। ये कोशिश नाकाम रही। अमेरिका ने सिर्फ जुबानी आरोप नहीं लगाया, कुछ कार्रवाई भी की। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया और भारत के अधिकारी के नाम और तस्वीर पब्लिक कर दी, जिसे अब तक इस कहानी में CC1 कहकर संबोधित किया जा रहा था। अमेरिका ने दावा किया कि वो आदमी भारतीय अधिकारी, एक्स रॉ अधिकारी, एक्स CRPF अधिकारी विकास यादव हैं और FBI ने उन्हें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया। भारत सरकार का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया इस पर, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि कनाडा और भारत का तनाव अब खिंचकर अमेरिका तक चला गया है? उस कागज़ में क्या है जिसके आधार पर अमेरिका ने नए आरोप लगाए हैं? उन आरोपों में CRPF के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट विकास यादव की क्या भूमिका बताई गई है? इस पर विस्तार से आज शो में बात करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और विधायक जी के नाम से आप लोग जानते हैं। सौरभ जी नहीं है, कुलदीप भी नहीं है। तो आज का लल्लन टॉप शो आप मेरे साथ देखिए। चलिए शुरू करते हैं। Brought to you by Haier, ITEL and Siarams. Who got a divertido? Sonido enmestido. Conectados. तो दरअसल गुरु कहानी ये है, दो केस हैं। एक कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का, जिसका आरोप कनाडा भारत पर लगाता है। दूसरा केस है अमेरिका में अमेरिकी नागरिक और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश का, जिसका आरोप भी अमेरिका ने भारत पर लगाया है। वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारतीय मूल के निखिल गुप्ता को मुख्य आरोपी बनाया और अमेरिकी दिन तारीख के हिसाब से 17 अक्टूबर को वहां के न्याय विभाग यानी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक भारतीय अधिकारी पर आरोप तय कर दिए। आरोप तय करने के साथ ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने उक्त भारतीय अधिकारी पर लगे सारे आरोप अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर दिए, ताकि जो चाहे वो देख सके, जो चाहे वो पढ़ सके। क्या है आरोप, आपको कहानी की शक्ल में समझाते हैं। और पहले इस कहानी के किरदारों से तो मिल लीजिए। भारतीय अधिकारी का नाम विकास यादव उर्फ अमानत। विकास यादव के दोस्त का नाम निखिल गुप्ता उर्फ निक। निक का दोस्त CS, जो कि अमेरिका का खुफिया एजेंट है। CS का दोस्त UC, जिसे पन्नू पर गोली चलानी थी। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसा आरोप अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगा रही हैं, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट लगा रहे हैं। और ये जो UC है वो भी एक खुफिया एजेंट था अमेरिका का, ऐसी जानकारी आई। अमेरिका का आरोप है कि विकास यादव को भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आने वाले कैबिनेट सचिवालय द्वारा काम पर रखा गया। उसे भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के साथ अटैच किया गया और पोस्ट मिली सीनियर फील्ड ऑफिसर की, और दिया गया सुरक्षा प्रबंधन और सूचना संग्रह का काम। विकास के सर्विस कार्ड का जो दफ्तर पता लिखा गया आरोपों के मुताबिक, उसमें नई दिल्ली की CGO कॉम्प्लेक्स है, जो रॉ का मौजूदा मुख्यालय है। रॉ में आने से पहले विकास केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में काम करते थे। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट थी और इस पोस्टिंग के दौरान उन्हें काउंटर इंटेलिजेंस, बैटल क्राफ्ट, हथियार और पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग दी गई। इस कहानी में जो भी आप सुनेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप हैं। भारत सरकार का पक्ष खबर लिखे जाने तक नहीं आया है। जब वो पक्ष आएगा तो लल्लन टॉप उसे भी प्रमुखता से दिखाएगा। तो आरोप कहां से शुरू होते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। मई 2023 विकास यादव की निखिल गुप्ता से पहली बार बातचीत हुई।
विकास यादव ने निखिल गुप्ता को एनक्रिप्टेड मैसेज भेजे, ऐसा मैसेज जो सुरक्षित माना जाता है और वो डिकोड होके जाता है। कहा कि निखिल अमेरिका में एक शिकार की हत्या करने में मदद करे, बदले में उस पर गुजरात में चल रहा मुकदमा खत्म हो जाएगा। शिकार का तात्पर्य यहाँ से पन्नू है। निखिल ने ये काम करने के लिए तैयारी हामी भर दी। इसके बाद दिल्ली में एक दफ़ा निखिल और विकास की मीटिंग हुई। ये सब आरोपों के मुताबिक 6 मई 2023 विकास ने निखिल को एक खास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एनक्रिप्टेड मैसेज किया। मैं विकास, मेरा नंबर अमन के नाम से सेव कर लो। निखिल ने अमन नाम से न सेव करके अमानत नाम से नंबर सेव किया। इसी दिन कुछ मिनटों बाद विकास ने निखिल को फिर से मैसेज किया। 2 टारगेट हैं, एक न्यूयॉर्क में, एक कैलिफोर्निया में। निखिल ने जवाब दिया, हम अपने सारे टारगेट हिट करेंगे। इस पूरी बातचीत के समय विकास संभवतः दिल्ली में थे, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही इंटरनेट सर्विस ले रहे थे। 12 मई 2023, तारीख नोट रखिएगा, विकास ने निखिल को संदेश दिया, तुम्हारा केस हैंडल कर लिया है, अब गुजरात पुलिस से तुम्हें कोई फ़ोन नहीं करेगा, ये भी आरोप है। फिर उसके बाद 23 मई 2023 विकास ने फिर से संदेश दिया, तुम्हारा गुजरात केस के बारे में अपने बॉस को बात हो गई है, अब कोई परेशान नहीं करेगा। इसी दिन विकास ने निखिल से वादा किया कि वो जल्द निखिल और गुजरात पुलिस के एक डीसीपी की मीटिंग कराएंगे। निखिल को भरोसा हो गया कि उनका केस सेटल कर दिया जाएगा। अब यहाँ से इस केस में 2 अन्य किरदारों की एंट्री होती है। कौन? जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, CS और UC की एंट्री। बताया गया कि ये अमेरिका के खुफिया एजेंट थे जिसकी जानकारी निखिल को नहीं थी। लेकिन फिर पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है? 29 मई 2023 निखिल ने सबसे पहले CS से बात की। निखिल ने पूछा कि अमेरिका में ही किसी को भाड़े पर हायर करके कत्ल करवाना हो तो क्या करना होगा। इस मुलाकात में निखिल ने बताया कि उसका निशाना एक वकील है। CS से बातचीत के कुछ दिनों बाद निखिल की UC से बातचीत शुरू हुई और अगले कुछ दिनों तक निखिल, CS और UC दोनों एजेंट अमेरिका के, उनसे फ़ोन, मैसेज, वीडियो कॉल के ज़रिए बात होती रही। इस बातचीत में ये तय हुआ कि मर्डर के लिए क्या तैयारी करनी होगी और इस मर्डर के लिए कितना दाम चुकाना होगा। एक वीडियो कॉल में निखिल ने CS को याद दिलाया कि शिकार एक वकील है और उसे कानूनी सलाह लेने के लिए किसी जगह पर बुलाया जा सकता है और वहाँ उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। अभी तक निखिल ने अपने शिकार का नाम CS और UC यानी पन्नू का नाम नहीं बताया था। 29 मई 2023 निखिल ने अपने शिकार का असल नाम और दूसरी जानकारियां CS को बताई। साथ ही ये कहा कि टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा समय न्यूयॉर्क में बिताता है। CS ने कुछ और जानकारियां मांगी और पेमेंट के बारे में पूछा। निखिल ने CS से इस बातचीत के स्क्रीनशॉट विकास यादव के पास भेजे। विकास ने जवाब दिया, हम $1.5 लाख यानी लगभग 1.25 करोड़ भारतीय रुपए देने के लिए तैयार हैं। अगर अच्छे से काम किया जाता है और जल्द से जल्द किया जाता है तो पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। ये सब आरोपों की शक्ल में जानकारी आई है। यहाँ काम का मतलब जो है मर्डर से था। निखिल ने ये बात CS को बताई। CS ने $1 लाख पहले मांगे। विकास ने निखिल को बताया कि भाई पैसा जो है वो एडवांस में मांगा जा रहा है, उसको देना है। तो फिर विकास ने कहा कि नहीं भाई, हम पेमेंट एडवांस नहीं करते, लेकिन अगर काम हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। अब तारीख हो गई 1 जून 2023। विकास ने निखिल को टारगेट के घर का पता भेजा। 2 जून 2023 अगला दिन विकास ने निखिल से पूछा, काम का कोई अपडेट है? साथ ही विकास ने यह भी कहा कि ये काम ज़रूरी है और समय कम है। 3 जून 2023 निखिल ने CS को फ़ोन लगाया और कहा, उसे ख़त्म कर दो मेरे भाई, ख़त्म कर दो, ज़्यादा समय मत लो, काम ख़त्म कर दो। ये मैसेज, ऐसा अमेरिका के जो जस्टिस विभाग ने उनके आरोपों के मुताबिक इस तरीके की बातचीत हो रही थी। अब आता है चौथा दिन, 4 जून 2023। निखिल ने CS को फ़ोन किया और फिर ये कहा, अगर ये काम अच्छे से हो गया तो मैं तुम्हारी मुलाकात अपने बॉस से करवाऊँगा। 4 जून 2023 CS ने निखिल को कुछ फ़ोटोज़ भेजे। इसमें टारगेट की लोकेशन के साथ उसकी फ़ोटोज़ थी, यानी पन्नू को ट्रेस कर लिया गया था, ऐसा आरोप है। ये उस खास ऐप की मदद से भेजी गई तस्वीर थी और ली गई तस्वीर थी जिसे निखिल ने CS और UC को भेजा था। ये ऐप विकास ने निखिल को मुहैया कराया था, यानी गुप्त तरीके की कोई ऐप था। CS ने फ़ोटोज़ भेजकर लिखा, मेरे लोग लगातार टारगेट पर नज़र बनाए हुए, जैसे ही $25,000 एडवांस आ जाएंगे काम हो जाएगा।
निखिल ने सूचना विकास तक पहुंचाई और एडवांस के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा। विकास ने अमेरिका में कुछ लोगों से इसका इंतज़ाम करने के लिए कहा और किया जो निखिल के पास पैसा पहुंचा सके। लोग मिले। 9 जून की तारीख आई। विकास ने निखिल को मैसेज किया, भाई शायद आप मेरे बंदे के संपर्क में हैं, उसने कहा है कि आज पेमेंट हो जाएगा, आने वाले वीकेंड को काम करवा दीजिएगा। फिर आती है अगली तारीख 9 जून 2023। निखिल के एक एसोसिएट ने यूसी से मुलाकात की और $15,000 एडवांस पेमेंट किया। पेमेंट का ये लेन देन यूसी की कार तक पहुंचा। ये लेन देन निखिल ने भी वीडियो कॉल पर देखा और यहीं पे हो गई ये गलती, क्योंकि इस कॉल पर निखिल ने इंडिया में अपनी लोकेशन बताई थी और यूसी ने अमेरिकी एजेंसियों के लिए जो काम करता था वो इस लेन देन की फ़ोटो खींच लेता है, ऐसा आरोपों के मुताबिक है। लेकिन जिस समय ये कथित प्लानिंग हो रही थी उस समय अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की तैयारियां भी हो रही थी और जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक निखिल और विकास नहीं चाहते थे कि पन्नू की हत्या पीएम मोदी की विजिट के फौरन पहले या विजिट के दरमियान हो। जैसे 6 जून को ही अपने मैसेज में निखिल ने सीएस से कहा कि 20, 21 और 22 जून को हमारे प्रधानमंत्री आएंगे और चूंकि टारगेट का पब्लिक प्रोफाइल है, एक एक्टिविस्ट है, तो उसकी मौत के विरोध में प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक किस्म के मसले भी हो सकते हैं। वहीं 11 जून को विकास ने निखिल से कहा, हमारे पास आज का ही दिन है, अगर आज नहीं हो पाया तो इस काम को 24 जून के बाद ही करना होगा, क्योंकि फिर वो दौरा शुरू हो जाता। आरोपों के मुताबिक कई मौके पर निखिल ने सीएस और यूसी से कहा कि अगर ये काम हो गया तो उनके पास और भी काम होंगे। निखिल ने ये भी बताया कि काम की प्लानिंग इंडिया से हो रही है। यही नहीं, एक मौके पर निखिल ने कहा कि हमारे पास कनाडा में टारगेट है, उसके लिए टीम बनाने में मदद करें। फिर इसी बीच आती है 18 जून की तारीख। इस दिन कनाडा में कुछ हुआ जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। मास्क पहने लोगों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी और आरोप है कि 18 जून की शाम को ही विकास ने निखिल को एक वीडियो भेजा। इस वीडियो में दिख रहा है कि निज्जर खून से लथपथ उसकी डेड बॉडी कार में पड़ी हुई है। वीडियो देख करके निखिल उत्तेजित हुआ। उसने कहा कि काश वो खुद ये कत्ल कर पाता। फिर उसने विकास से परमिशन मांगी कि क्या वो खुद फील्ड में जा सकता है ऑपरेशन के लिए, यानी खुद पन्नू का कत्ल निखिल कर पाता। लेकिन विकास ने कहा गोपनीयता ज़रूरी है, ये ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद एक्शन में शामिल ना हो। कुछ 1 मिनट बाद ही निखिल ने निज्जर की डेड बॉडी वाला वीडियो सीएस और यूसी को भेजा। उन दोनों से कॉल पर निखिल ने कहा, क्या कहा? ये था कि ये भी हमारा टारगेट था और ये हमारे टारगेट का दोस्त था, लेकिन एक अलग टीम की मदद से हमने इसको साफ़ किया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास और भी टारगेट हैं। खुशखबरी ये है कि अब हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हरी झंडी मिल गई है। आज या कल हम कभी भी अपने टारगेट को ख़त्म कर सकते हैं। कनाडा में हमारे टारगेट का साथी मार दिया गया है, तो हमारा टारगेट और ज़्यादा सतर्क होगा। मैंने उसके साथी के मरने का वीडियो भेजा है, तो अब हमें उसे बहुत ज़्यादा मौका नहीं देना है। अगर उसके साथ और भी लोग हैं तो सभी का काम तमाम कर दो। फिर से याद दिला दें कि ये सब कुछ अमेरिका के आरोप हैं। इसमें जो भी बातें आ रही हैं वो सब कुछ आरोप हैं और आरोपों के मुताबिक 20 जून को विकास ने निखिल को टारगेट से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल भेजा और कहा कि जब उसका खात्मा एक प्राथमिकता है। निखिल ने भी सीएस और यूसी को सूचित कर दिया कि ये काम खत्म करना है और 29 जून के पहले 4 और काम करने हैं, ऐसी जानकारी आई। 25 जून 2023 की तारीख यूसी के जरिए मिली कुछ तस्वीरों से निखिल ने विकास को भेजा और टारगेट की फ़ोटो बताई कि ये टारगेट यहाँ पे जा रहा है, मूवमेंट को दिखाया गया। 29 जून की तारीख आई 2023। निखिल ने यूसी को मैसेज भेजा कि हमारे पास इंटेल है कि टारगेट घर लौट आया है, अगर श्योर हो तो काम आज ही ख़त्म कर देना। अब ये लग रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा हो सकता है। सीएस और यूसी चूँकि अमेरिका के एजेंट थे और इस बात से शायद निखिल अनजान था, तो उन्होंने काम को अंजाम नहीं दिया। आरोप है कि निखिल ने इस प्लानिंग के बड़े हिस्से को इंडिया में रहकर अंजाम दिया था। 30 जून को उसने भारत से चेक रिपब्लिक की यात्रा की और अमेरिकी सरकार के रिक्वेस्ट पे उसे चेक रिपब्लिक में अरेस्ट कर लिया गया। बाद में प्रत्यर्पण के जरिए उसे अमेरिका ले जाया गया, जहां उस पर पन्नू के मर्डर की साजिश रचने के मामले में तमाम धाराएं लगा करके मुकदमा चलाया जा रहा है। ये पूरी कहानी एक आरोप है, एक दावा है अमेरिकी सरकार के अधीन आने वाले न्याय विभाग का, जो
सामने आया 17 अक्टूबर को, और उस पर एक पोस्टर भी आया साथ में जिसमें नाम लिखा गया विकास यादव का। इसी दिन एक और डेवलपमेंट हुआ, वो ये कि अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी वांटेड लिस्ट में विकास यादव का नाम जोड़ दिया और उनका एक पोस्टर भी जारी कर दिया। इस पोस्टर में विकास की कुछ तस्वीरें भी लगाई गई और लिखा गया, विकास यादव अमेरिका में भारतीय मूल के एक अमेरिकी वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने के आरोप में वांटेड हैं। विकास एक भारतीय हैं और उसने साजिश को अंजाम देने के लिए अपने साथी और एक अन्य भारतीय नागरिक के साथ बातचीत में अमानत उपनाम का इस्तेमाल किया। इस पोस्टर में यह भी लिखा हुआ है कि अमेरिकी कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2024 को विकास के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी इशू किया हुआ है। इस समय भारतीय अधिकारियों की एक टीम भी अमेरिका में है। दरअसल जब भारतीय अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का इसमें नाम आया तो अमेरिका ने भारत से जांच में सहयोग मांगा। भारत सहयोग करने के लिए तैयार हुआ। 14 अक्टूबर के दिन भारतीय अधिकारियों का एक दस्ता अमेरिका के लिए रवाना हुआ। 16 अक्टूबर के दिन अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि व्हाइट हाउस भारत सरकार के सहयोग से संतुष्ट है। कहा, भारतीय टीम के साथ बैठक अच्छी रही। उन्होंने हमें बताया कि जस्टिस डिपार्टमेंट के अभियोग में जिस व्यक्ति का नाम है वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। हम उनके साथ काम करना जारी रखेंगे। जिस तरह से हम अपनी जांच का अपडेट उन्हें दे रहे हैं वो भी हमें अपनी जांच का अपडेट दे रहे हैं और हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये बात चकित करती है कि अगले ही दिन भारत के सहयोग से संतुष्ट होने के बावजूद अमेरिकी सरकार ने CC1 यानी उर्फ विकास यादव को वांटेड घोषित कर दिया, पोस्टर जारी कर दिया, अपनी वेबसाइट पे चस्पा कर दिया। तो ऐसा हुआ क्यों? भारतीय अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों के बीच क्या जांच प्रक्रिया रही, क्या बातचीत हुई, ये समझने के लिए इस मामले को कवर करने वाले पत्रकारों से हमने बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। अमेरिका की सरकार ने अब ये आज जो जस्टिस विभाग है उनका जो उनका न्याय मंत्रालय है, उन्होंने अब ये इंडाइटमेंट निकाली है जहां पर उन्होंने विकास यादव के खिलाफ जो आरोप है, जो इंडाइटमेंट निकाली है कि किस बल पे अमेरिका के कोर्ट्स में, अमेरिका के न्यायालयों में उनके खिलाफ केस आगे बढ़ेगा, किन चीजों को वो दोषी ठहरा रहे हैं इस मामले में, किन आरोपों के बल पे वो आगे बढ़ेंगे, वो उन्होंने पब्लिक किए हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारा मानना है कि मर्डर फॉर हायर केस में कि गुरप्रताप सिंह पन्नू को मारने की साजिश में हम इनको दोषी ठहरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पे जांच पड़ताल हो। तो ये है अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई है। तो जैसा कि हम समझते हैं कि आपने कहा, जैसा आपको पता होगा कि अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान निकाला था और उसके ठीक बाद अब ये अमेरिकी न्याय मंत्रालय से आया है। ये अलग मंत्रालय है। तो इसमें कुछ हमें समझना चाहिए कि देखिए, ये मीटिंग हुई भारतीय अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों के बाद, और जो न्यायालय है, न्याय मंत्रालय है, उनका भी एक प्रोसेस है। तो उन्होंने कई महीनों से ये इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके बाद आज उन्होंने भारत की जनता और अमेरिका की जनता के सामने ये आरोप लगाए हैं कि विकास यादव ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर है और इनके खिलाफ हम ये आरोप लगाते हैं और अब कार्यवाही आगे बढ़ेगी। एक अपडेट निज्जर वाले मर्डर केस में भी है। कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया है और भारत ने इस मामले से इनकार किया है और ये कहा कि अगर कनाडा के पास कोई सबूत है तो साझा करे। और बात सबूत पर आई तो कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 16 अक्टूबर को स्टेटमेंट दिया था, उसको याद दिला दें। तब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमें इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इल्ज़ाम लगाया था। हमने जो इल्ज़ाम लगाया वो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे था। तब हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। बिना सबूत के ही आरोप लगाए गए और संबंध इतने स्तर पर जा कर के ख़राब हो गए। लेकिन ये इंटेलिजेंस इनपुट थे क्या? इंडिया टुडे में प्रकाशित खबर की माने तो कनाडा के हाथ संभवतः निज्जर की डेड बॉडी वाला वीडियो लग गया। वही वीडियो जो कथित तौर पे विकास यादव ने निखिल गुप्ता को भेजा था और उसे निखिल गुप्ता ने शूटर के भेष में काम कर रहे अमेरिकी एजेंट्स CS और UC को भेज दिया था। उम्मीद करते हैं कि अब तक ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, हुआ क्या और चल क्या रहा है, जो आरोप बताया जा रहा था। वो वीडियो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हाथ होते हुए कनाडा की एजेंसियों के पास पहुंच गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और कनाडा 5 आइज नाम का एक संगठन जो है उसके मेंबर हैं। ये 5 अंग्रेजी भाषी देशों का एक संगठन है जो अपने एक दूसरे के साथ में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। अमेरिका और कनाडा के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। लेकिन ये तो कयास भर है। असल में कनाडा के हाथ क्या इंटेल लगे, सुनते हैं पत्रकारों से। देखिए, ये जैसा कि आप जानते हैं कि
खुफिया मामले दोनों सरकारों के बीच होते हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा फाइव आइज जो खुफिया गठबंधन है दोनों उसके सदस्य हैं। काफी दशकों से उनकी बहुत क्लोज कोऑपरेशन चल रही है, तो हम कायदे से नहीं कह सकते कि किस तरह का इंटेलिजेंस शेयर हुआ है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सितंबर 2023 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने बयान दिया था कि भारत के कुछ सरकारी एजेंट्स इस हरदीप सिंह निज्जर की मौत में मिले हुए थे, ऐसा उनका कुछ हाथ था। तब हमें पता है कि अमेरिका के जो राजदूत थे कनाडा में, उन्होंने ये बयान दिया था कि एक तरफ से अमेरिका और कनाडा के बीच थोड़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी कि कुछ ये जो खुफिया जानकारी है अमेरिका से लेकर कनाडा तक पहुंची थी। तो हमें पता है कि अमेरिका ने कनाडा को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ खुफिया सपोर्ट दिया है इस मामले में। लोगों ने ये भी कहा है कि देखिए, जिस तरह अगर आपको इंडाइटमेंट अगर आप पढ़ेंगे जो अमेरिका के न्याय विभाग ने आज निकाला है, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि जो विकास यादव है उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के मरने के ठीक बाद हरदीप सिंह निज्जर की शव की जो एक वीडियो थी जहां पे उनको गोलियां मार दी गई थी, वो वीडियो उन्होंने निखिल गुप्ता को भेजी है। निखिल गुप्ता वो है जो वही भारतीय नागरिक हैं जो जहां तक अमेरिका के ऑफिशियल का मानना है, निखिल गुप्ता ने एक ऐसे असैसिन को हायर करने की कोशिश की थी जिससे गुरफतवंत सिंह को मारने की कोशिश हो, वही उनका प्लान था। और विकास यादव हैं जो भारतीय ऑफिशियल थे, उन्होंने निखिल गुप्ता को हरदीप निज्जर के मरने के कुछ ही समय बाद एक ऐसा वीडियो भेजा था हरदीप निज्जर के शव के लिए। तो इसीलिए इस तरह का इंटेलिजेंस अगर अमेरिका की सरकार के हाथ में है, तो उन्होंने जरूर शायद इसे कनाडा की सरकार के साथ भी शेयर किया होगा। और ऐसे कई चीजें हैं जो उन्होंने शेयर की होंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मैसेजेस उन्होंने विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच उन्होंने पाए हैं, वहां पे लिखा गया है, विकास यादव ने कई बार कहा है कि हमारे पास कई कॉन्टैक्ट्स, कई टारगेट्स हैं, हमारे कनाडा में भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण टारगेट हैं। तो ऐसे इस तरह से जो इंटेलिजेंस अमेरिका के हाथ में आया है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उन्होंने कनाडा की सरकार को भी यही इंटेलिजेंस दी थी। अब एक और स्थिति की चर्चा करते हैं। आपने ऐसा कितनी बार सुना है कि किसी देश में खुफिया ऑपरेशन करने का दूसरे किसी देश पे इल्ज़ाम लगा हो, मतलब ऐसा दो दुश्मन देशों में हो तो समझ आता है, भारत और पाकिस्तान, रूस यूक्रेन, अमेरिका रूस, इजराइल ईरान, जो प्रतिद्वंदी या एक तरीके से कभी न कभी उनके बीच खटास रही, एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते रहे। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध मोस्टली अच्छी स्थिति में ही हैं। फिर भी अमेरिका ने ऐसा आरोप भारत पर मढ़े और भारतीय अधिकारी जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो इस पूरी कवायद को क्या कहें? क्या ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या भारत का अमेरिका में इंटेलिजेंस फॉलआउट है जिसमें एक खुफिया ऑपरेशन की जानकारी सामने आई? सुनते हैं एक्सपर्ट से क्या जवाब है। आप अगर इस पूरे मसले को अंदर से अंदरूनी तरीके से देखें तो एक ये ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट एक्टर जो है अपने हिसाब से, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज में काफ़ी समय ऐसा होता है कि आप अपने सुपरवाइजर को हमेशा चीज़ें नहीं बताते और आप इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं क्योंकि आपके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती है और उस दौरान आप अपने अथॉरिटी को कभी क्रॉस ओवर कर जाते हैं। तो मेरी समझ से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे एक फील्ड ऑपरेटिव जो है अपनी दायरे से बाहर चला गया है और कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस, कुछ ऐसे फील्ड में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे डाले हैं कि जो उनके शायद दायरे में नहीं था। और ये कड़ी जो है, कड़ी एक्चुअली यूएस इन्वेस्टिगेशन इस कड़ी को जोड़ना चाह रही है जो जुड़ी नहीं है। तो प्रॉब्लम वहीं पे है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में जो ऐसे फंक्शनरीज होते हैं, विकास गुप्ता का जो मामला है, तो भारत को आप अगर देखें तो भारत ने एक दे हैव केप्ट द यूएस साइड इन्फॉर्म्ड, उनको बता के रखा है, उनके साथ कोऑपरेशन भी जारी है। और यूनाइटेड स्टेट्स के अगर आप स्पोक्स पर्सन की बात सुने, कल उन्होंने कहा है कि दे आर सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज फंक्शन ऐसे करते ही। इस अमेरिका और पन्नू वाले मुद्दे पर अभी भारत सरकार का आधिकारिक जवाब नहीं आया, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन अंदर खाने क्या बहस चल रही है, क्या मंथन हो रहा है, क्या इसे कोई चूक माना जा रहा है, क्या इसमें सच है, कितना आरोप है, कितना झूठ है, ये जानते हैं पत्रकारों से।
देखिए, अगर मुझे मेरा मानना है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट जारी भी किया जाएगा तो वो कहेंगे कि देखिए, हमारे देश में एक न्याय मंत्रालय है, हमारे देश में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, और हमारा एक प्रोसेस है, अमेरिका का भी एक प्रोसेस है। और ये उचित नहीं होगा कि अगर हमारा विदेश मंत्रालय अमेरिका के न्याय मंत्रालय का की जो जांच पड़ताल हुई है, जो उनका प्रोसेस है, उस पे कुछ सवाल उठाए। वो कहेंगे कि देखिए, वो अमेरिका का लीगल प्रोसेस है, अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, वो अपना देखेंगे, हम अपना इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। तो अगर आपका सवाल ये है कि भारत की सरकार ने अभी तक कोई बयान क्यों नहीं निकाला है इसमें, ये इसीलिए है क्योंकि उनका मानना होगा कि देखिए, अमेरिका का एक प्रोसेस है, हमारी एक जांच चल रही है, और दोनों देश इस पे सहयोग कर रहे हैं। बात दोनों देशों के अधिकारियों की बीच चलती जा रही है। उन्होंने, जैसा कि हमने देखा कि इस हफ्ते एक हाई लेवल इंक्वायरी टीम भी गई थी अमेरिका, जिसमें भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, जिन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से काफी बात की थी कि इसी विषय पे तो दोनों देशों के बीच काफी साझेदारी चल रही है इस केस में। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि भारत का जो भारत और अमेरिका के बीच जो साझेदारी है, ये चलती रहेगी इस केस पे। जैसे कि मैंने कहा, अमेरिका पूरी तरह से संतुष्ट है कि भारत इस केस में उनका सहयोग कर रहा है। तो इसीलिए इस समय भारतीय सरकार के द्वारा एक बयान शायद उचित नहीं रहेगा, और शायद मैटर्स हेल्प नहीं करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर चुनावी राज्य महाराष्ट्र से है। महाविकास अघाड़ी यानी विपक्ष वाला जो खेमा है, सीट बंटवारे का मसला अभी तक उनके यहाँ हल नहीं हो पाया। पहले चर्चा थी कि कांग्रेस शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, यहाँ पे जब मैं इनकी शिवसेना की बात करूंगा तो उद्धव ठाकरे वाली होगी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार वाली पार्टी के बीच 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई। लेकिन अब खींचतान की खबरें आ रही हैं, और ये जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा आती रहेगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने आज कांग्रेस पर नाराज रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को फैसला लेने में जो नेता हैं वो सक्षम नहीं है। कांग्रेस नेताओं को बार बार लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ती है। कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। उद्धव गुट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कांग्रेस ने बचाव करने की कोशिश की। नेताओं का कहना है कि जब पार्टियों के बीच ये सीट का बंटवारा होता है तब इस तरीके से मोड़ आते ही रहते हैं। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। आज तक की खबर के मुताबिक जिन 28 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन सकी है वो मुंबई और विदर्भ क्षेत्र की हैं। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि विदर्भ की जिन 25 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई उनकी लिस्ट कांग्रेस आलाकमान के पास गई है। आज तक की खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने भी एमबीए में 12 सीटों की मांग की है। महाराष्ट्र सपा के प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि मुंबई की 4 सीटें बायकुला, मानखुर्द, शिवाजीनगर और वर्सोवा समेत 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। याद दिला रहा हूं कि हम भी इंडिया अलायंस या महाविकास अघाड़ी के एक हिस्सा हैं। किसी तरह से हमारी पार्टी चाहती है कि जिस तरह से यूपी में अलायंस हुआ और 5 सीट से 37 सीट समाजवादी की आई, कांग्रेस की 1 सीट से 6 सीट आई, और हरियाणा में अलायंस नहीं हुआ और हार हो गई। कहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का। हाँ, तो इस तरह से वहाँ पे तो अखिलेश बोलने के बाद जो कांग्रेस सरकार मिली। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से वर्करों के बोलने पर जरा जो लोग अपने उस अहंकार में आ जाते हैं मत कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान है। महाविकास अघाड़ी में किन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, ये जानने के लिए हमने स्थानीय पत्रकार से बात की। देखिए, ऐसा है कि 260 सीटों पर का पेज तो लगभग छूट चुका है। अभी उसका जो बंटवारा है वो पूरा हो चुका है।
और बाकी जो 28 सीट बची है उसका जो पेंच है वो विदर्भ और मुंबई और कोंकण के ज्यादातर सीटें इसमें है। क्योंकि ऐसा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना ने अमरावती हो, रामटेक हो, ऐसी सांगली हो, ऐसी बहुत सारी सीटें जो थी वो शिवसेना ने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। तो उनका मानना यह है कि भाई हमारी वहां पे ताकत तो पहले से थी, हमने आपको सीटें छोड़ी इसलिए आपकी वहां पे लोकसभा में ताकत बढ़ी, तो अब हमें विदर्भ में भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। तो विदर्भ में सीटें मांगने की जो इनकी शिवसेना की जो तैयारी है वो बड़ी है, तो वो कांग्रेस उसके लिए राजी नहीं है। कांग्रेस बोल रही है कि हमारी ताकत ज्यादा है, इसलिए वो सीटों का पेच फंसा हुआ है। अब हम आते हैं मुंबई और कोंकण में। मुंबई और कोंकण जो है वो अच्छा खासा सा एक गढ़ रह चुका है शिवसेना का। तो शिवसेना चाहती है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन कांग्रेस भी इस दौरान आक्रामक हो चुकी है और कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों रीजन में, कोंकण और मुंबई में, वो ज्यादा सीटें लड़े और उनकी मांग भी उसी तरीके से है। तो इन दोनों जगहों पे बहुत सारा पेज जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस एक तरीके से शिवसेना जो है वो दबाव बढ़ा रही है। सुबह भी आपने देखा होगा कि संजय राउत काफी दबाव बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि शिवसेना है, शिवसेना झुकती नहीं है। तो इसका मतलब है कि महाविकास आघाड़ी में भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन बड़े भाई जो है महाराष्ट्र में वो हम ही है, ऐसा जताना चाहती है शिवसेना। अब बात दूसरे मोर्चे की, जिसे कहा जाता है महायुति, यानी सत्ता पक्ष बीजेपी और शिंदे वाला गठबंधन जो है, जिसमें शामिल है बीजेपी, शिवसेना यानी शिंदे वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार वाली पार्टी। 16 और 17 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। खबरें आई कि इस बैठक में 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। मीटिंग के 2 दिन बीतने के बाद भी अभी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मामला कहां फंसा है, पत्रकारों से समझते हैं। आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में जो भी होना है महायुति के बारे में, वो तो अमित शाह जी ही आखिरी फैसला लेने वाले हैं। महायुति की सरकार ही महाराष्ट्र में महाशक्ति जो दिल्ली में बैठती है उसके दम पर आई हुई सरकार है। तो यहाँ पे तो ज्यादा कुछ पेच फंसा ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन शिवसेना की एम्बिशन जो है वो बढ़ चुकी है। एकनाथ शिंदे जी जो है, जिनकी 7 सीटें चुनकर आई है, जो मुझे लगता है कि एनडीए का तीसरा बड़ा घटक दल है दिल्ली में, तो उनकी एम्बिशन बड़ी हुई है। उनको लगता है कि उनको 100 से ज्यादा सीटें अगर वो लड़ लेते हैं तो काफी सीटें वो चुनकर ला सकते हैं और महाराष्ट्र में फिर से एक बार महायुति की सरकार बनाने में वो कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी यहाँ का बड़ा भाई है। परसों ही हमने देखा होगा कि जब अमित शाह जी, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी की जो बैठक हुई, उसमें भी जब इस सीट बंटवारे के बारे में एकनाथ शिंदे जी ने ज्यादा सीटें मांगी तो अमित शाह जी ने याद दिलाया कि इसके लिए हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, ये सरकार लाने के लिए हमारे लोगों ने बड़ा त्याग किया है। आपके इसका मतलब यह है कि आपके तो 40 लोग थे, हमारे 105 विधायक होकर भी हमने आपको सीएम बनाया है। तो मैसेज पूरा साफ है कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। जिस जगह पे जो चुनकर आया है उसको तो वो सीट मिलेगी, सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला है वो तो मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जो सीटें आपको चाहिए उसके बारे में एक रीजनेबल ही आंकड़ा वो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 से ज्यादा आप लड़ो, बाद में अजीत पवार जो मांग रहे हैं 60 से ज्यादा वो भी मांग रहे हैं, तो फिर बीजेपी कितना लड़ेगी? वो अगर 160 सीटें लड़ेंगी तो बीजेपी क्या 120 सीट लड़ेंगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए महाराष्ट्र में ये तो साफ है कि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी यहां पर लड़ेगी। हाँ, ये पेंच फंसा हुआ है कि क्यों फंसा हुआ है, क्यों नहीं जाहिर हो रहा है, ये बात सही है कि ये सवाल सही है। तो उसका प्रॉब्लम यह है कि कुछ सीटों में एक्सचेंज होना है। कहीं कहीं पे ग्राउंड पर शिवसेना और राष्ट्रवादी हमेशा आमने सामने लड़ते आई है, तो कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। वो पेंच सुलझाने की कोशिश जारी है और एक मीटिंग होनी है अमित शाह जी के साथ। अब रुक करते हैं झारखंड का। यहाँ पर एनडीए के लिए स्थिति लगभग साफ है क्योंकि सीटों का बंटवारा हो गया है। यहाँ एनडीए में भाजपा के अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और चिराग पासवान की लोक शक्ति पार्टी एलजेपी शामिल है। सीट किसको कितनी मिली? आजसू को मिली है
10 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी। जेडीयू लड़ेगी 2 सीटों पर, एलजेपी चतरा की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच जो माथापच्ची अभी जारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके बाद ही सीट शेयरिंग की घोषणा की जाएगी। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन कहां तक पहुंचा है, सुनते हैं पत्रकारों से। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग ही नहीं, बाकी तैयारियां भी एनडीए के मुकाबले काफ़ी पीछे चल रही हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के बीच एक दौर की बातचीत दिल्ली में हो चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत कल यानी 19 अक्टूबर को संभावित है, जब राहुल गांधी एक सभा में रांची पहुंच रहे हैं। उस दौरान उन दोनों की बातचीत की संभावना है। दोनों कितने सीटों पर लड़ेंगे, खासकर कांग्रेस और जेएमएम, इसका लगभग निर्णय हो चुका है। लेकिन कुछ सीटों का एक्सचेंज होना है, मतलब मसलन कि जो पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, उसमें से कुछ सीट जेएमएम के खाते में जाएगी और जेएमएम कुछ सीट अपनी एक्सचेंज करके कांग्रेस को देगी। तो जब ये एक्सचेंज तय हो जाएगा, इसके बाद ही इसके ऊपर स्थिति तय हो पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी है, जिन्हें शुक्रवार को दिल्ली की राव रेवन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। केजरीवाल की अब लगभग पूरी टीम जेल से बाहर आ गई है, ये एक खबर है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल शुरू होने में, खत्म होने में समय लगेगा, आसार नहीं दिख रहे हैं उसे खत्म होने का, तो इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एक एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया था, उसमें जांच शुरू की थी। इल्जाम यह है सत्येंद्र खुद से जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। जैन ने इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसों को 2015 से 2017 के बीच कई लोगों के नाम प्रॉपर्टी खरीदने में यूज़ किया। ये सब कुछ आरोप है और आरोपों के मुताबिक केस चल रहा है। ईडी ने कहा कि मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की गई, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सत्येंद्र ने के अलावा पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सत्येंद्र को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो तिहाड़ जेल में थे और लंबे वक्त के बाद वो जेल से छूटे हैं। अगली सुर्खी सदगुरु के नाम से प्रचलित जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। जग्गी वासुदेव को एक बड़ी राहत मिली है। बता दें सीजीआई डीवाई जस्टिस चंद्रचूड़ ने और जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जग्गी वासुदेव के उस केस को स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई शुरू की, जिसमें एक पिता ने ईशा फाउंडेशन पर अपनी बेटियों का ब्रेन वॉश करने के इल्ज़ाम लगाए थे। तब ये मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन में छापा मारने के आदेश दिए थे। पुलिस ने छापा मारा भी था। तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और दोनों लड़कियों से सीजीआई ने खुद पूछताछ की। कोर्ट ने आज केस बंद करते हुए कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं। जब वे आश्रम में गईं तो उनकी उम्र 27 और 24 साल थी। वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा, बाकी दूसरे केसों पर लागू नहीं होगा। अगली सुर्खी राम रहीम से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर लगे हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले से रोक हटा दी। दरअसल साल 2015 में गुरमीत राम रहीम पर पंजाब के फरीदकोट में बेअदबी के मामले लिखे गए थे, लेकिन कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिस वजह से इन मामलों में ट्रायल नहीं शुरू हो सका था। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को खत्म कर दिया और राम रहीम को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। अगली सुर्खी, बात करते हैं देश की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों की। खिलाड़ियों का नाम बाला देवी और आशा लता देवी है। दोनों भारतीय महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। बता दें कि आशा लता देवी इंडियन टीम की कैप्टन भी हैं और दोनों ही खिलाड़ियों ने कल नेपाल के काठमांडू में मौजूद दशरथ स्टेडियम में सैफ वुमेन चैंपियनशिप में कीर्तिमान रच दिया। कल पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए ओपनिंग मैच में
बाला देवी ने 35वें मिनट में अपने करियर का 50वां गोल दागा। वहीं आशा लता देवी ने कल खेला अपने करियर का 100वां मैच और इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-2 के ज़बरदस्त अंतर से हरा दिया। तो ये था आज का ललन टॉप शो। आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।